हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुकेशन चैनल में। और कैसे हैं आप? चलिए तो देखिए, अब हम लोग का वन शॉट वीडियो लेक्चर में यानी केमिस्ट्री का जो क्लास 10 का हम लोग वन शॉट वीडियो लेक्चर पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री क्लास 10 का जो हम लोग वन शॉट वीडियो लेक्चर पढ़ रहे थे, उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 का अब हम लोग पढ़ेंगे। और ये मेरे ख्याल से आपका जो है वो लास्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेबस में देखा था यार, पीरियोडिक टेबल मुझे कहीं दिखाई नहीं उसमें, तो सोच रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो है वन शॉट ना बनाओ। अगर आपको अगर ध्यान से अगर आपने सिलेबस देखा है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, या फिर अगर कोई अदर बोर्ड के हैं इंग्लिश मीडियम में, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे कि सर हमें पीरियोडिक टेबल का भी वन शॉट वीडियो लेक्चर चाहिए, तो मैं उसका भी ला दूंगा। ठीक है, बाकी सीबीएसई के हिसाब से मेरे ख्याल से आपका पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा केमिस्ट्री का ये लास्ट वन शॉट होगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स के ऊपर जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, एडुफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो लेक्चर में चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो लेक्चर। और मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि यार ये अगर पढ़ लिया आपने तो फिर उसके बाद इस चैप्टर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन कार्बन कंपाउंड में आपको जो है एक लेक्चर में ही आपको कंप्लीट करना है, तो नेमिंग में जो है वो काफ़ी जल्दी मैं निकालूंगा नेमिंग कैसे करते हैं। अगर आपको नेमिंग नहीं आता तो यार कोई अदर चैनल को जो है आप फॉलो कर सकते हैं, उसका सिर्फ नेमिंग नेमिंग में कर रहा हूँ, उसका सिर्फ नेमिंग आप देख लेंगे कैसे नेमिंग किया जाता है। ठीक है, IUPAC का उसको सिर्फ आप देख लेंगे, बाकी उसके बाद और कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे कवर करा दूंगा। नेमिंग में मैं यहाँ कराऊंगा, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कोई अदर चैनल का जो है आप देख लेंगे, नेमिंग सिर्फ देखेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं और भी सारा चीज यहाँ पे डिटेल में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में कंप्लीट करना है यार। नेमिंग के ऊपर अगर मैं बढ़ा तो वन शॉट की जगह पता चला 2 या 3 शॉट में बना, क्योंकि नेमिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है IUPAC का। चलो, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना कि हमारा जो है वो क्या कहता है चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम लोग कलर जो है वो थोड़ा सा कोई यूनिक रख लेते हैं। कौन सा कलर रखे, कौन सा कोई यूनिक रखते हैं, ये रखते हैं। चलो, सो कार्बन एंड इस कंपाउंड का जो है आपका ये चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन का बॉन्डिंग कैसा होता है। सो द कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिजिकल, ये मतलब पढ़ने के लिए है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, ये सारे चीज। सो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। सो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आपको पता है जैसे कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन का देखें, KLM करें तो 6 है, तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलो। So it requires 4 electron to achieve the inert gas electronic configuration। यानी ये कह रहा है ये लाइन कि इसमें अगर और 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो ये इनर्ट गैस, जिसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये पा लेता, ये कह रहा है। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, लेकिन कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, यानी ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, क्योंकि भाई कोई दूसरा जो एटम है वो क्यों अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, कोई देगा ही नहीं 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेचारा कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर पाता है। सो इट कोड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C4-, ये यहाँ पे 4-, यहाँ पे C4- कटा है। अगर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो ये C4- में जो है वो बन जाता है। बट इट कुड बी डिफिकल्ट, लेकिन ये डिफिकल्ट है फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस को जो है वो काफी दिक्कत हो जाता है कि 6 प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए, मतलब कि 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे, वो न्यूक्लियस को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इसके कारण ये काफी ज्यादा डिफिकल्टी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको दे देगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सर, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि भाई देखो एटॉमिक नंबर 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें पता है आपको 6 इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर का मतलब हो गया कि 6 इसमें प्रोटॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है। अब इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन और दे दे रहा है तो भाई गड़बड़ा नहीं गया, 6 प्रोटॉन हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो भाई ये कैसे हो सकता है,
6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इनबैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज जो है, यानी कार्बन को कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। सो नेक्स्ट, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता है भाई। इट कुड लॉस, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस करके अपने ऊपर प्लस चार्ज भी अगर बनाना चाहे तब भी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इसको काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए भाई। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन इसको काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड हो पाता है। कहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी ला पाएगा? सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब कार्बन को ओवरकम करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम से कम करने के लिए कि भाई इस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना ही निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कार्बन क्या करता है, वो अपना शेयरिंग करता है। क्या करता है, जो भी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे कोई एटम के साथ क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग कर लेता है भाई, तुम मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम भी हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इस तरह से शेयरिंग कर लेता है और शेयरिंग करके ये वैलेंस जो नोबल गैस है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। इसलिए कार्बन जो है वो हमेशा या तो कार्बन से या फिर कोई अदर मेटल से शेयरिंग करता है अपना इलेक्ट्रॉन को, और वही चीज हम लोग कार्बन एनालिसिस कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर से, यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उस बॉन्ड को उस एटम पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, ये भाई साहब क्या कहेंगे, इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाते हैं, एक सेकेंड गलत बन गया है। जैसे आपका यहाँ पे कलर चेंज करके, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है और ये एक कार्बन है, फिर कलर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कलर कोई दूसरा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का कलर ये ले लेते हैं। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई अगर, अब ये वाला कार्बन कहेगा कि भाई अगर तुम, यानी ये इसको कहेगा कि तुम मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो भाई मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। ये कार्बन इससे कहेगा कि भाई अगर तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का, आपस में 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब है कि ये इसका ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरह से, और ये कार्बन जो है वो इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ले लेगा, और इनके बॉन्ड इनके बीच में जो ये बीच में देखिए, ये दोनों के बीच में ये जो आ रहा है, ये पूरा जो आ रहा है, इनके बीच में जो शेयरिंग हो रहा है, ये इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सीबी। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उम्मीद है समझ गया होंगे। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं टाइप कोवलेंट बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं। सो पहला है आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह से जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहा है दो एटम के बीच में, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो एटम के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, उसमें जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ से एक ऐसे लाइन खिंच जाता है और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में देखें तो फ्लोरीन है ये, और ये यहाँ पे ये फ्लोरीन है, इनके बीच में देखें तो सिंगल सिंगल आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो सिंगल सिंगल बचता है इलेक्ट्रॉन, इनको दोनों को मिला देंगे तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है आपका हो जाएगा। चलो हाइड्रोजन का भी सेम वैसा ही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का। चलो देन दूसरा टाइप क्या है कोवलेंट बॉन्ड का, दूसरा टाइप है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का इसमें क्या होता है कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझे, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, पेयर मतलब जोड़ा हो गया,
यानी एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका जोड़ा, यानी इस तरह का जो बनेगा इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह का जो बनता है इसको हम लोग डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन इनके बीच में जो है आपका जो फॉर्मेशन होता है वो डबल बॉन्ड का होता है। सो ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसी तरह से ट्रिपल कोवलेंट हो जाता है, इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 3 पेयर का मतलब है एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इनको मिला देंगे तो इस तरह से 3 बॉन्ड आपको इस तरह से एक साथ जो है वो पाए जाएंगे। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह से टाइप है कोवलेंट बॉन्ड का 3। देन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड ए पिक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है उसका एक पिक्चर हमें प्रोवाइड करके दे देता है कि कैसे कैसे शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, या फिर ऑक्टेट रूल। एंड ऑक्टेट रूल जो है वो कैसे अपना ये फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे अपना 2 एटम मिलके आपस में अचीव कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, यानी नोबल गैस अपना कैसे वो अपना अचीव कर ले रहे हैं, उसको दिखाने के लिए पिक्चर के थ्रू जो हम लोग मेथड लेते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उम्मीद है समझ गए होंगे चचा आप। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका वैलेंसी निकाला है तो के में ही बना गया, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 है, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर हम कहें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए या तो 2 होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, या फिर 8 होना चाहिए, या फिर 18 होना चाहिए। यानी 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा अपने एक भाई दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है, और ये पहला हाइड्रोजन का और ये दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हो जाएगा। यानी ये पहला हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, ये दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इनके बीच में देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से, तो इस तरह से देखो यहाँ पे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो डॉट स्ट्रक्चर का यहाँ पे बना, ये जो हम लोग डॉट से इसको जो शो कर रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, CH4 सब पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, CH4 का अगर देखें मीथेन का तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंसी देखें तो 2 और 4 होगा। वहीं पे इसका 2 4 का मतलब हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बचा। और वहीं पे हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 बचता है। तो कैसे बनेगा, सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इस तरह से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन देखेंगे तो CH4 में हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। और हाइड्रोजन के पास भी अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना यहाँ पे ले लेगा। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना 2 ऑक्टेट पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन ये लो अपना 2 ऑक्टेट पूरा किया, ये लो हाइड्रोजन अपना 2 ऑक्टेट पूरा किया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेके, ये देखो हाइड्रोजन अपना 2 ऑक्टेट पूरा किया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो हाइड्रोजन अपना 2 ऑक्टेट पूरा कर लिया कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब भाई कार्बन कह रहा है कि भाई तुम मेरा ले लिए हो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो अपना भी तो दो, अपना भी अगर एक एक मुझे दे दोगे, चारों हाइड्रोजन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे, तो मेरा भी ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इनका चारों इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन इनका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपना नोबल गैस पूरा कर लिया, कार्बन भी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग बना सकते हैं ये सारी चीजें। यहाँ पे ये फिगर आप देख लेंगे। CO2 का आप खुद से बना लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे खुद से, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ CO2 का, ठीक है। चलो देन H2S का भी खुद से बनाएंगे, मैंने समझा दिया है पूरी बढ़िया तरीके से, तो आप खुद से बनाएंगे H2S का। यहाँ पे सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, वैलेंसी 6, इस तरह खुद से बनाएंगे यार, अब खुद से मेहनत करो, एग्जाम पास में आ गया है। चलो देन नेक्स्ट
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सबको पता है भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें लोविंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो काफी ज्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एटम्स के बीच में वो काफी ज्यादा कम होता है, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वीक होता है, ठीक है, बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो कुछ यहाँ पे, और जब वीक ही है तो भाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा, काफी ज्यादा खराब होगा। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, आपके एग्जाम में पूछ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 291, यानी 391 हो जाएगा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये सारा कैल्विन में निकाल रहे हैं, याद रखेंगे ये कैल्विन में निकाल रहे हैं टेम्परेचर। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखेंगे, CHCl3 होता है, CHCl3 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 209, बॉइलिंग पॉइंट 334। उसके बाद इथेनॉल CH3CH2OH होता है, मेल्टिंग पॉइंट 156 और बॉइलिंग पॉइंट 351। उसके बाद मीथेन CH4, मेल्टिंग पॉइंट 90, बॉइलिंग पॉइंट 111। ये चीजें आप याद रख लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ना बस मैं वही पढ़ा रहा हूँ। चलो, सो अब आते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स पे, ठीक है। सो एलोट्रॉपी किसको कहते हैं पहले उसको देख लेते हैं। सो वह फिनोमिना जिसमें जो एलिमेंट है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल स्टेट को शो करे, ठीक है, विथ फिजिकल स्टेट को दो या दो से ज्यादा जो है फिजिकल स्टेट को क्या कर रहा है, द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट जो है वो उसका हो, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहे, ठीक है, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? सिंपल सा एलोट्रॉप उसको कहेंगे जिसका दो एटम्स हो या फिर दो कंपाउंड हो या फिर दो आपका एलिमेंट हो, दो एलिमेंट, जैसे मान लो दो एलिमेंट है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है दो एलिमेंट का, लेकिन अगर उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि उनका जो एलोट्रॉपी है वो क्या है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या है। तो अब उसके उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो माय डियर फ्रेंड, अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो कार्बन जो है वो थ्री टाइप्स के एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कार्बन के अगर हम देखें तो थ्री टाइप्स के एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला है आपका डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बल्क मिन्स्टर फ्लोरेंस, ठीक है। तीन तरह के आपको एलोट्रॉप्स दिखेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क मिन्स्टर फ्लोरेंस। सो डायमंड क्या है पहले उसको देख लेते हैं। सो कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड और टू फोर अदर एटम्स, यानी डायमंड में क्या होता है कि एक एटम को एक एटम जो है वो चार बॉन्डेड जो है एटम से जुड़े हुए रहते हैं, यानी चार एटम के बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं एक एटम, ठीक है, ऑफ ए कार्बन, फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं। बस आपको याद रखना है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लिया एलोट्रॉप्स और उसका जो है एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हैं कि पहला डायमंड है, डायमंड में बोलेंगे कि इन दिस कार्बन एंड एटम इज ए बॉन्डेड टू फोर अदर एटम्स, यानी कार्बन जो है वो चार अदर कार्बन एटम के साथ जो है मिल करके 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये एक इंसुलेटर है। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, रॉक्स को छेद करने में या फिर कटिंग करने में यूज करते हैं हम डायमंड्स का, और या फिर ज्वेलरी में जो है ज्वेलरी बनाने में हम लोग यूज करते हैं डायमंड का। ग्रेफाइट का अगर आपसे पूछ दे तो आप ग्रेफाइट के बारे में क्या बोलेंगे कि ईच कार्बन एटम जो है वो बॉन्डेड होते हैं थ्री अदर कार्बन एटम के साथ। ये डायमंड में चार अदर एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए रहते थे, ग्रेफाइट में तीन अदर कार्बन एटम के साथ जो है वो हर एक कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसका यूज हम लोग ल्यूब्रिकेंट में करते हैं, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। चलो, देन उसके बाद बल्क मिन्स्टर फ्लोरेंस है, बल्क मिन्स्टर फ्लोरेंस ये क्या होता है कि ये एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का, जो कि इसमें जो है क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइंट होते हैं एक साथ टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, यानी 60 कार्बन का जो है एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है किसके अंदर, बल्क मिन्स्टर फ्लोरेंस के अंदर, यानी कि कार्बन का कम से कम 60 कार्बन होते हैं इनके पास, यानी अगर हम देखें तो 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन, ठीक है, 60 कार्बन का एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है बल्क मिस्टर फ्लोरेंस में।
सो इट इज डार्क सॉलिड, ये काफी डार्क सॉलिड होता है एट ए रूम टेम्परेचर पे काफी ये डार्क यानी कि ब्लैक रंग का सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोग देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, देन उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, देन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, देन होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का। ये सारी चीज आगे हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये आपके सिलेबस में जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ठीक है। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में देख लेते हैं। द एग्जिस्टिंग ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो है फॉलोइंग नेचर है। पहला कार्बन का नेचर है कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंट नेचर। कार्बन का जो है आपका नेचर कैसा है उसी को कर रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचर क्या है कार्बन का, तो पहला तो कैटेनेशन शो करता है, दूसरा टेट्रावैलेंट नेचर का होता है कार्बन। सबसे पहले कैटेनेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन सो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चैन ब्रांच और रिंग, यानी कि ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी इसमें खुद ही कोई यहाँ पे आपको लिंक नहीं करता, ये खुद से ही कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है मिल करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक लंबा चैन फॉर्म करते हैं ब्रांच में, या फिर एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं डिफरेंट साइज का, उसी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन। यानी कि एक ये जो कैटेनेशन है वो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और एक बहुत बड़ा चैन फॉर्म करता है ब्रांच, या फिर एक रिंग ब्रांच जो है फॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का, उसी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन का प्रॉपर्टी क्या है, पहला है कि स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम का जो साइज होता है इसमें, यानी कि कैटेनेशन में जो कार्बन एटम का साइज है वो छोटा होता है। ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो बॉन्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती होता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड में। ये आपका प्रॉपर्टी दूसरा हुआ। जैसे यहाँ पे देखें तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन जो है वो स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये चीज़ें फॉर्म करता है, ठीक है, विथ इटसेल्फ खुद से, एंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, और दूसरे जो है एटम के मतलब दूसरे एलिमेंट से भी जो है वो डबल बॉन्ड जो है ये अपना बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। स्ट्रेट चेन क्या होता है सर, स्ट्रेट चेन जैसे कि कार्बन देखो ये जो है कार्बन 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 स्ट्रेट तरह से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे लगा है, तो आपको पता है कि कार्बन 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 तीन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो ये इस तरह से बॉन्ड बन गया। अब एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये यहाँ पे बन गया है, अभी भी इसके पास तीन बॉन्ड बाकी है, एक दो तीन। इस कार्बन के पास एक इधर बन गया है, एक इधर बन गया है, तभी भी इस पे दो बाकी है, तो एक दो। इस कार्बन एटम को देखें तो एक इधर बन गया है, तो अभी तीन बाकी है, तो एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, तो तीनों कार्बन एटम का चार चार बॉन्ड जो है वो बन गया है, ठीक है। हाइड्रोजन अब इसमें है तो हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कैसे शेयरिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब यहाँ देखिए तीन कार्बन है तो C3 लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए कितना है तो तीन यहाँ है, चार पाँच हो गया, छः सात आठ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, तो ये आपका यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो क्या हो गया, तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो प्रोप हो गया, प्रोप प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर नेमिंग अगर आपको नहीं आती है करना, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आती है तो इस वीडियो में तो आपका प्रॉपर नेमिंग ठीक है चल जाएगा, मैं उस तरह का समझा दूंगा। लेकिन आपको एकदम नेमिंग ही नहीं आता है तो आप किसी और चैनल का जो है वो सिर्फ नेमिंग का वीडियो देख लीजिएगा कि नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर तरीके से मैं इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ अनसॉल्व में। चलो, तो ब्यूटेन का देखेंगे तो ब्यूटेन के लिए कैसे करेंगे, ब्यूटेन का नाम तो यहाँ पे देखिए चार कार्बन है तो चार के कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और एन यानी सिंगल बॉन्ड, तो देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग गया, ये एन प्रोपेन। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन्स के बारे में समझा रहे हैं ना, इसलिए अभी यहाँ पे नेमिंग का उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। जैसे स्ट्रेट चेन के बारे में समझ गया कि कार्बन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो शेयर कर रहे हैं वो स्ट्रेट में करेंगे। अब ब्रांच चेन में क्या होगा,
जैसे ये देखिए ब्रांच चेन में ये तीनों कार्बन तो स्ट्रेट में लगे हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जो है वो इधर से निकला हुआ है, जैसे पेड़ का टहनी होता है, ये देखिए ये ऐसे जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसका इधर से एक टहनी अलग से निकल जाता है ना। उसी तरह से मान लीजिए ये एक स्ट्रेट चैन है, लेकिन ये कार्बन जो है इन स्ट्रेट चैन से अलग है, तो इसलिए हम इसको ब्रांच्ड चैन बोलते हैं। जैसे इस कार्बन के साथ देखिए एक ऊपर ब्रांच चैन लगा है और एक नीचे ब्रांच चैन लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर ब्रांच्ड चैन। अब इनका नेमिंग का अगर देखें कि सर नेमिंग कैसे हुआ है, तो आपको पता था, आपको पता होता है ना क्या कि हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे तीन इसको करते हैं पहला वाला, तो ये इस तरह से जो है लगा हुआ है, ये वाला कर रहे हैं इसको, तो ये इस तरह से बना है आपका। अब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, और इसके ऊपर यहाँ पे CH3 ये लगा हुआ है, इस जगह पे CH3 लगा है, तो 1 2 3 हो गया। अब देखेंगे क्या कि 2 पे क्या है, ये CH3 नहीं CH2 लगा यहाँ, सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ क्यों हो रहा है, एक सेकेंड माय डियर फ्रेंड। ये यहाँ पे CH3 जो है ये लगा हुआ है CH3। तो देखेंगे नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में कलर चेंज करके करता हूँ। नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, सो 2 पर मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 पर देखिए मिथाइल, ये मिथाइल लगा है, CH3 को मिथाइल कहते हैं, 2 पे मिथाइल लगा है। इसके बाद ये 3 कार्बन एटम है, तो 3 है तो प्रोप हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोप कर दिए। सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन हो जाएगा, सो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को, इसको होमवर्क देते हैं, इसका नेमिंग कैसे होगा ये आप घर पे खुद करेंगे। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रिंग चैन में क्या होगा, इस तरह का रिंग बनेगा, ये देखिए कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ एक रिंग जो है वो बन गया है। किस तरह का रिंग बना है, इस तरह का जो है वो आपका रिंग का फॉर्मेशन हुआ, इस तरह का रिंग का, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रिंग है, साइकिल में है तो साइक्लो हो जाएगा। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन हो जाएगा। साइकिल रिंग है तो साइकिल हो गया, तो साइक्लो हेक्स एन हो जाएगा। इसमें देखिए ये रिंग बन रहा है, इस तरह का रिंग बन रहा है, तो साइकिल साइकिल हो जाएगा, यानी साइक्लो हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो साइक्लो ब्यूट एन हो जाएगा। इस तरह से नेमिंग हो गया। देन तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका क्या है, तीसरा है टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट जो दूसरा टेट्रावैलेंट नेचर, पहला तो हम लोग देख लिए, पहला कौन सा था, पहला हम लोग का था कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंट नेचर। तो दूसरा आप देखते हैं टेट्रावैलेंट नेचर क्या होता है। टेट्रावैलेंट नेचर में क्या होगा कि कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, हाँ सर 4 होता है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ अदर 4 एटम्स, यानी कार्बन भाई कैपेबल है 4 अदर मतलब कि अदर एटम्स से बॉन्ड जोड़ने के लिए कार्बन कैपेबल है, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो कार्बन कैपेबल है इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे, यानी 4 अदर एटम को ये लेने के लिए कैपेबल है। सो एटम और सम अदर हेट्रो एटम्स विथ सिंगल बॉन्डेड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखें तो ये देखिए दो दो क्लोरीन है, सॉरी 2 कार्बन है, 2 कार्बन देखिए ये 2 कार्बन लगे हुए इस तरह से, इनका 4 बॉन्ड हो गया, दोनों कार्बन का 4 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। और इनके बीच में ये शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या है, शेयरिंग करके यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। सो अब इस जगह पे मैं क्लोरीन को ऐड कर दे रहा हूँ, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो भी नया सब्स्टिट्यूट आता है उस सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे नया सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो बोल देते हैं। सो क्लोरो कितने एटम है, 2 है, तो ईथ हो जाएगा। सो क्लोरो, फिर उसके बाद ईथ हो जाएगा, ETH ईथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन हो जाएगा, सो क्लोरो इथेन जो है इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा, HW है, और उसी तरह से आप इसको, इसमें देखिए इसमें आपका यहाँ पे इसको आप कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ गए, समझ गए चाचा, यस।
अब सर यहाँ पे आपको यहाँ ए अल लगा है, यहाँ ओल लगा है, ये क्या हो रहा है? ओल इसलिए लगा है क्योंकि ये OH ग्रुप है, OH यानी कि अल्कोहल, इसको हम लोग OH ग्रुप को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल, इसलिए ओल लगा, इथेनॉल। यहाँ अल लगा है तो ये देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO, CHO जिसको अल्डिहाइड बोलते हैं, अल। तो ये चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए द नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो यार जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाए उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन में देखिए हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, इथेन में देखिए हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इथीन में देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, इथाइन में देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो हाइड्रोकार्बन्स का देखेंगे तो ये रहा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स के तीन जो है आपके टाइप्स होते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो अल्केन, अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्केन को पढ़ेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, इसी से आपका जो है सारा बनता चला जाएगा। अल्केन, अल्केन में ANE जो है ये आप रखेंगे याद, सफिक्स। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला है CnH2n+2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अनसेचुरेटेड में दो है, एक है अल्कीन, अल्कीन में ENE याद रखेंगे और अल्काइन में आइन याद रखेंगे, YNE। अब वाइन जो है आप याद रखेंगे। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 जो है वो होता है। एरोमेटिक में आपका बेंजीन जो है वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निपटा लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एन क्या है सर जी? तो एन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, जितने कार्बन आइटम रहेंगे वो यहाँ पे रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कार्बन आइटम जो है यानी एन का वैल्यू मान लीजिए 5 दिया है और हमको कह रहा है कि अल्केन में बताइए कि उसका नाम क्या होगा। तो देख लेते हैं, तो CnH2n+2 फार्मूला है अल्केन का, देख लेते हैं। तो CN के जगह पे 5, H 2 गुणा 5 + 2 हो जाएगा, तो C5H 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। तो C5H12 जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा अल्केन ग्रुप में। चलिए, सो यहाँ पे देखिए अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो मीथेन बनेगा, मीथेन बन जाएगा। और एन का वैल्यू अगर यहाँ पे, ये गलत ले लिया है, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1 नहीं 2। एन का वैल्यू 2 होगा तो इथेन बन जाएगा, एन का वैल्यू 3 होगा तो प्रोपेन बन जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये पढ़ा देता हूँ, देन उसके बाद मैं ये सारे चीज़ पढ़ाऊँगा। कहाँ है वो, एक सेकेंड फ्रेंड, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया, लगता है इधर नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा। तो देखिए अगर एक कार्बन एटम है तो मीथ हम लोग उसको बोलते हैं, एक कार्बन एटम हो तो मीथ बोलेंगे, दो कार्बन एटम हो दो तो ईथ बोलेंगे, तीन कार्बन एटम हो तो प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन एटम हो तो ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन एटम हो तो पेंट बोलेंगे और छह कार्बन एटम हो तो हेक्स बोलेंगे। सात अगर कार्बन एटम है तो हम उसको हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। आठ कार्बन एटम है तो हम उसको ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन एटम है तो हम उसको नॉन बोलते हैं, नॉन, नॉन। ठीक है, और 10 कार्बन एटम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, अब पढ़ाने में मजा आएगा ऊपर। सो यहाँ पे थे हम लोग। सो उम्मीद है समझ गए होंगे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए द नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला है अल्कीन। अल्कीन के बारे में, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। एन जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बारे में बताता है। जैसे अगर हम एन का वैल्यू अब याद रखेंगे, इसमें एन का वैल्यू 1 जो है अगर हम यहाँ पे रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो CnH2n होता है, तो C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। तो यानी कि C1 हो गया
और H जो है वो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ बन ही नहीं रहा है, तो याद रखेंगे ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि अल्कीन में जो है वो N का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा हमेशा। अल्कीन में क्या होगा, N का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, 1 से आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीथ है। अल्कीन में मीथ से कुछ होता ही नहीं है, इथ से स्टार्ट होगा, याद रखेंगे। अल्कीन में मीथ से कुछ होता ही नहीं है, इथ से स्टार्ट होगा। सो एन का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, एन का वैल्यू 2, तो C2 हो जाएगा और H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा कैसे, C ये रहा 2 और H4 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब अल्कीन, इन यानी डबल बॉन्ड वाला है, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, तो कार्बन का कितना यहाँ पे बॉन्ड बना, तो 2 ये हो गया, 2 इधर हो गया, 3 4 5 बॉन्ड हो गया। यानी कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो एक बॉन्ड मैं यहाँ से हटा दूंगा इन दोनों में से। अब 4 बॉन्ड दोनों का हो गया। देखिए एक यहाँ कलर चेंज करके मुझे दिखाना पड़ेगा 4 बॉन्ड कैसे हुआ। देखिए एक ये बॉन्ड हुआ, एक ये बॉन्ड हुआ, 2 3 और एक ये 4। इसके लिए भी 2 तो ये रेड वाले हो गए, 3 और ये 4 बॉन्ड दोनों को हो गए, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड जो है वो बनाता है। 4 बॉन्ड हो गए। अब इन चारों पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और 4 हाइड्रोजन थे ही तो 4 लग गए। तो ये आपका क्या बना, ये बना इथीन, इथइन। इथ तो हो गया 2 कार्बन एटम के लिए, और इन क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इथीन जो है वो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है इथाइन, इथाइलिन भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसी तरह से ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, और ये ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप कर लेंगे, एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को बस रिवीजन कराना है, ठीक है, 1 शॉट में। देन अब हम लोग देखते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। n वही हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें जो है आपका क्या होगा, इसमें भी n का वैल्यू 2 से ही जो है वो चलेगा, n का वैल्यू 1 जो है वो नॉट पॉसिबल होता है। चलिए तो n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो फॉर्मूला है CnH2n-2। n का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4-2, तो यहाँ पे C2H2 हो जाएगा, C2H2। इसका अगर मैं बनाऊँ तो C हो गया 2, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अल्काइन के लिए बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब एक एक ही बॉन्ड बचा सिर्फ कार्बन का, और इन पे एक एक हाइड्रोजन चढ़ जाएगा। तो ये देखिए C है यहाँ पे 1 2 कार्बन, और हाइड्रोजन भी 1 और 1 2 है। तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो ईथ तो हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी इथाइन जो है वो इसका नाम बनेगा। और इसी तरह से ये प्रोपाइन, और इसी तरह से ये ब्यूटाइन आप कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में और हाइड्रोकार्बन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रखा हूँ हाइड्रोकार्बन ये सारे चीज़ों का, तो आप एक बार ये कर लेंगे खुद से, कि एक बार मैं कर दूँ। चलिए कर देते हैं। जैसे ये बड़ा वाला करते हैं, इथेन वाले का। इथेन है, ईथ है यानी 2 कार्बन, तो ये लीजिए 2 कार्बन हो गया। एन है यानी सिंगल बॉन्ड, यानी सब पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, सब पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये क्या बना, ये बना C2 और 3 और 3 6, C2H6 जो है ये आपका यहाँ पे बन गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सर देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन है सर जी बीच में, तो अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन को जो है वो करते हैं काम। देखिए ये हाइड्रोजन इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हमें लगाना है, 6 हाइड्रोजन। तो ये देखिए 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। हाइड्रोजन के पास एक एक बॉन्ड जो है वो बचा रहता है एक्स्ट्रा, तो वो अब लगा देते हैं। हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड जो है वो एक्स्ट्रा जो बचा है उसको अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड जो है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, अब इनके बीच में शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी भाई हाइड्रोजन को तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन अपना ले लेगा, हाइड्रोजन जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। तो ये देखिए हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया।
अब भाई कार्बन का चाहिए, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन उठाएगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से, और एक इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले भैया कार्बन में से, और अपना 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर लिया। उसी तरह से ये दूसरा वाला भी भाई साहब एक बगल वाले भैया से, और बाकी सारे हाइड्रोजन से जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना ऑक्टेट जो है वो क्या करेगा, पूरा कर लेगा। और ये आपका यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ पे ये बड़ा रंग जो है वो बढ़िया से ग्राफ में दिख रहा होगा, उसी का मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है हाइड्रोकार्बन्स का। चलिए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे, तो यार मजा आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है अब उसके बारे में देख लेते हैं। सो क्या है आइसोमेरिज्म? सो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल जो है, स्ट्रक्चर जो उसका बने वो अलग अलग तरीके से बन जाए। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यानी C2H6 है तो C2H6 ही रहे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बने, यानी एक बार स्ट्रेट चेन में बन जाए, एक बार ब्रांच चेन में बन जाए, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर बने। तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। और इस तरह के फिनोमिना को कहते हैं क्या, इस तरह के मतलब इसको हम लोग आइसोमर कहते हैं, और इस तरह के फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे आइसोमेरिज्म अगर हम ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म निकालना देखते हैं। ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म यानी कि C4H10 का आइसोमेरिज्म हम लोग निकालेंगे, तो देखिए कैसे होगा। C4H10 है तो एक तो स्ट्रेट चैन हो जाएगा, 1 2 3 4 स्ट्रेट चैन में ये बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया स्ट्रेट चैन में। और एक तो आपका ब्रांच चैन में हो जाएगा, 1 2 3 इधर बनाइए और एक कार्बन को नीचे ला दिए, ब्रांच चैन में हो गया। अब इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, देखते हैं। तो ये 1 2, एक यहाँ पे कार्बन कर देते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या ये अलग बना, ये इससे अलग बनाया, इन दोनों से कोई ये अलग बन गया? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये भी तो एक स्ट्रेट चैन ही की तरह है। स्ट्रेट चैन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो गिनता चलूं, तो दोबारा मैं उसके बाद घूम के नहीं आऊं उस लाइन पे। यानी एक जगह से मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करूं, तो मैं पूरा कार्बन को घूम ले रहा हूँ एक बार में बिना पेन उठाए। तो बिना पेन उठाए घूम रहा हूँ, यानी ये पूरा स्ट्रेट ही है। यानी ये वाला जो है वो यही है, यानी कि नहीं होगा। अब देखते हैं, 3 कार्बन को एक ही साथ रखते हैं और चौथा कार्बन को यहाँ लगा देते हैं, तो भाई वही है। फिर से अगर मैं यहाँ से पेन उठाऊं तो मैं चारों कार्बन को घूम ले रहा हूँ एक बार में बिना पेन उठाए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी स्ट्रेट चैन ही है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट सिर्फ दो ही बना। किसका? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का दो ही स्ट्रक्चर जो है वो बना, यानी कि ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। यानी ब्यूटेन का जो है दो ही स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो N ब्यूटेन और दूसरा यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन एटम है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन जो है। और या फिर हम इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो दो आइसोमेरिज्म बनेंगे ब्यूटेन का। पेंटेन का देखें तो एक तो नॉर्मल बनेगा और एक आपका यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो आपका, या फिर आइसोपेंटेन भी जो है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे। समझ गए? समझ गए? हाँ। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पे ये लगा है मिथाइल, अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो मतलब नहीं समझे क्या कह रहे हैं हमें। देखिए फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट, एक तो ये बन गया स्ट्रेट वाला। अगर ये मिथाइल यहाँ पे आपका किसी किसी को आया है कि सर अगर मैं, ये 4 कार्बन एटम है, ये मिथाइल यहाँ सेकंड पे लगा है, अगर मैं यहाँ थर्ड पे लगा दूँ तो CH3, तो अलग तो हो गया स्ट्रक्चर। मैं कहूँगा नहीं, इस बार काउंटिंग मैं इधर से कर दूंगा 1 2 3 4, इसलिए क्योंकि पास पड़ रहा है, जो ब्रांच है वो मेरा यहाँ पे पास पड़ रहा है, तो बात तो सेम ही हो जाएगा ना। अब इसका नेमिंग कीजिएगा तो सेम यही आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? तो यहाँ पे इसका आइसोमेरिज्म कितने बने, यहाँ भी 2 ही बने, पेंटेन का भी। तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म होता है। हेक्सेन का कितना बनेगा, C6H14 का। ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग हेक्सेन का जो है वो आइसोमेरिज्म बना के और मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। और हाँ, एक और चीज,
कमेंट आप प्लीज कीजिए कि आपको वन शॉट वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये वन शॉट वीडियो में जो है फिर मुझे बनाने में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मुझे भी यार मोटिवेट लगे, मोटिवेट हूँ कि हाँ यार काफ़ी बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ गए। तो फिर मुझे भी जो है वो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आपके भाई बंधु के लिए और मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपका तो फिर 10th पास होकर चले जाएंगे 11th में, आपके भाई बंधु जो भी होंगे फिर उनके लिए भी तो बनाना होगा, हमें मेहनत करना होगा, तो उनको और बेहतरीन वीडियो मिले, और आपको भी अभी एग्जाम तक में काफ़ी अच्छे अच्छे जो है मटेरियल मिल जाए, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। उसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट तो जरूर करना जो है वो आप जरूर करके जाए, मतलब कि कमेंट आप करना ना भूलें, कमेंट यार कुछ ना कुछ आप प्लीज़ करके ही जाए। चलो अब देखते हैं अपना होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? So, series of organic compound having the same functional group and chemical properties and successive member differ by CH2। यानी कि होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, बट जो सक्सीसिव मेंबर है, लेकिन जो सक्सीसिव मेंबर है वो सिर्फ डिफर हो, यानी CH2 का डिफरेंस हो, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहे, ठीक है। बाकी CH2 का सिर्फ जो है क्या हो, डिफरेंट हो। और CH2 का जब मास निकालेंगे, CH2 का जब हम मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन 6 दूनी 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 2, यानी 14 यूनिट। या फिर हम कह सकते हैं कि CH2 का डिफरेंट हो, या फिर 14 यूनिट का मास का डिफरेंट हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ये कैसे निकला, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 6 का डबल कर दीजिए 12 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और प्लस 2, कितने हो गए, यहाँ पे 14 हो गए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो कार्बन एक ही था तो इसको डबल क्यों किए, इसको डबल क्यों किए सर जी। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक और जो है आपका, यहाँ पे एक सेकेंड, कहाँ गया इरेजर, यहाँ पे सर कार्बन जो है वो आपका एक ही है, तो यहाँ पे डबल क्यों किए, यहाँ हाइड्रोजन का तो डबल कर दिए थे आप। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कार्बन का जितना भी, देखो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का हम लोग डबल कर देते हैं। यानी अगर इवन नंबर में है एटॉमिक नंबर तो हम उसका क्या करेंगे, इवन नंबर में है तो हम उसका सिर्फ डबल कर देंगे, तो वो हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा किसी भी एटम का। अगर ऑड नंबर में है तो हम क्या करेंगे, डबल करके एक जोड़ देंगे, तो कार्बन 6 पे आता है तो ये इवन नंबर है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल किया है इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए। अगर यहाँ पे आपका कार्बन क्या होता, 2 होता, कार्बन यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे मैं क्या करता, 12 को और एक यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ कार्बन एक ही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, एक का डबल करेंगे तो 1, एक का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 जा 2 किया है, समझ गए। तो इस तरह से 14 इसका मास आ जाता है। होमोलोगस सीरीज में आपका किसका, अल्केन अल्कीन अल्काइंस का हम लोग देखेंगे। सो अल्केन्स का देखेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये चीजें बनते हैं होमोलोगस सीरीज में। अल्कीन्स का देखेंगे तो इथीन, प्रोपेन, ये चीजें बनेंगी। अल्कीन्स का देखेंगे तो अल्काइन और प्रोपाइन जो है वो आपका यहाँ पे बनता है, और इससे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सारा चीज बनेगा। इसी तरह से अल्कीन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सारी चीज़ बनते चली जाएंगी। अल्कीन्स में इथीन, प्रोपाइन, में उसके बाद आपका ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सारा चीज़ आपको बनता चला जाएगा, और आपका होमोलोगस सीरीज में आ जाएगा। चलिए देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने वाले हैं। तो देखिए होमोलोगस सीरीज का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सक्सीसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2। ये तो सबको पता है यार, अभी पता है कि कितना डिफर करेगा, CH2 का सिर्फ डिफर होगा, कितने का, CH2 का सिर्फ डिफर होगा, या फिर 14 यूनिट मास का जो है वो डिफर होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे आपका देखेंगे अल्केन में CH4 है, अल्केन में क्या है, CH4 है,
जैसी मैं यहाँ पे इथेन में आ रहा हूँ, तो इथेन में देखिए क्या हो रहा है कि CH2 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। CH2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये CH4 तो है ही, इसमें और एक CH2 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। अब इनको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो बनेगा CH3, इसमें का एक H जो है वो इस CH2 में भेज दिए तो बन गया CH3। अब ये देखिए क्या हुआ, ये एक इथेन बन गया, ये इथेन बन गया। उसी तरह से प्रोपेन में देखेंगे तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा, प्रोपेन में CH3 और उसके बाद में क्या है CH2, यानी ये मैंने यहाँ पे इथेन तक तो ला दिया है, इथेन तक तो ला दिया है। प्रोपेन में एक CH2 और ऐड हो जाएगा, इसमें एक CH2 और ऐड हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो ये देखिए ये तो CH3 है ही, ठीक है, ये तो CH3 है ही। अब इसमें से देखिए, इसमें से ओ ये तो 3 है ना, ये तो 3 है ना, देखिए ये यहाँ पे इथेन है ना, इथेन, इसी को तो मैं यहाँ लिखा हूँ, तो ये 3 है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर हो गया यहाँ पे CH3, देन उसके बाद में बीच में इसको CH2 कर दीजिए, इसमें का 2 उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा CH3। अब ये देखिए ये क्या है, ये प्रोपेन ही तो है, ये प्रोपेन ही तो है, समझ रहे हैं। CH2 का सिर्फ डिफरेंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ उसमें CH2 का डिफरेंट है, सिर्फ सिर्फ CH2 का डिफरेंट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो यार वीडियो को बार बार पॉज करके और फिर रिपीट करके देखो, समझ जाओगे। मैं समझा दिया हूँ अच्छी तरीके से। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी मेंबर्स जो होमोलोगस सीरीज में गिवन है उनका सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है। थर्ड है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के वो केमिकल प्रॉपर्टीज उनका क्या होता है, सेम ही होता है। ये है आपका होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो लार्जली डिटरमाइंड होते हैं, किस पे डिटरमाइन होते हैं, पूरी तरह से वो डिटरमाइन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, हेलो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। हेलो जो है, हेलो यानी हेलो अल्केन में ही आपका क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब चीज आ जाएगा। क्लोरो को हम लोग Cl से लिखते हैं, ब्रोमो को Br से लिखते हैं, आइडो को I से लिखते हैं, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। अल्कोहल को हम लोग जो है बताएं क्या लिखते हैं, अल्कोहल को OH लिखते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, अल्डिहाइड को CHO लिखते हैं, या फिर अगर ऐसे देखेंगे तो C11O और H जो है वो लिखते हैं। ये सारे चीज याद रखेंगे। कीटोन को क्या लिखते हैं तो CO इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड, या फिर C11O जो है वो कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, या फिर CO2H होता है, या फिर C11O और OH जो है वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, सिर्फ 5 ही, इसके बाद और कुछ जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आपको ये पढ़ा रखा हूँ टेबल। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आ गया यहाँ से आपका नोमेनक्लेचर। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था रिमेंबर करना, बहुत सारे कंपाउंड थे, ठीक है, उनका कॉमन नेम जो है वो याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो IUPAC ने क्या किया कि इनका जो है वो एक IUPAC जो है वो नाम रख दिया IUPAC के नेम पर, ठीक है। तो सिस्टमाइज करने के लिए नोमेनक्लेचर का जो है निर्माण किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म है। हैज़ गिवन सर्टेन रूल, कुछ रूल दिए और कहें कि भाई ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कॉमन नेम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है याद करने में कंपाउंड्स का, और कंपाउंड बहुत सारे भरे पड़े हैं। सो कैसे, तो देखो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा एक चैन में तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो है आपका क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इधर है, देन उसके बाद प्रीफिक्स, देन उसके बाद सफिक्स, ठीक है। सो जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स उसका कुछ नहीं है, लेकिन सफिक्स में हम लोग क्या लगा देते हैं, इन। सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है, याद रखेंगे। तो लास्ट में हम लोग डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो नाम अगर पढ़ेंगे तो कैसे याद पता चलेगा कि उसमें डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में देखेंगे तो इन लगा हुआ रहेगा। ट्रिपल होगा तो लास्ट में आइन लगा रहेगा। क्लोरीन है
तो प्रीफिक्स में हम उसको क्लोरो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसमें क्लोरो लिखेंगे, ठीक है, सफिक्स इसका कुछ नहीं है। ब्रोमीन है तो इसका हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, आयोडीन होता तो आयोडो बोलते प्रीफिक्स में। अल्कोहल का प्रीफिक्स नहीं कुछ होता है, लेकिन जो सफिक्स है यानी लास्ट में हम लोग उसमें ऑल लगा हुआ हो तो हम जान जाएगा कि उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो है। CHO यानी एल्डिहाइड है तो लास्ट में Al जो है वो लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड है। कीटोन के लिए जो है लास्ट में ओन लगा होगा, ONE ओन लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में ओइक एसिड लगा होगा, ओइक ओइक लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए, फिर उसके बाद दूसरे में हम समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वो फंक्शनल ग्रुप है। एंड थर्ड पे फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि कंपाउंड का जो है वो नाम लिख देंगे इस ऑर्डर में, यानी पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, देन उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, देन उसके बाद सफिक्स लिखेंगे। जैसे अभी नीचे मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे डबल बॉन्ड का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपको आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसका नेमिंग करने का कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आप प्रीफिक्स लिखिए। प्रीफिक्स में देखिए, इसमें तो भाई पहले तो आप इसमें देख लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, चलो नहीं है तो आते हैं प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स का मतलब है कि हम यहाँ पे बॉन्ड देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है, चलो ठीक है सिंगल बॉन्ड है। कार्बन गिन लेते कितना है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, चलो सर ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं सर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन लगा देंगे, इन, ठीक है, तो ब्यूटीन जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा ब्यूट इन, ये आपका बन गया, नेमिंग हो गया। उसी तरह से 2 और 3 का आप खुद से करेंगे। देन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक बार कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला में क्या है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका देख लेते हैं, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका देख लेते हैं। इसका सेम वही, सबसे पहले कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, चलो सर पेंट हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आइन, तो मिला के बोलेंगे तो पेंटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ये फॉर्मूला नाम हो गया इसका, सिंपल सा। पहला दूसरा और तीसरा होमवर्क रहेगा मेरे तरफ से, ये सारा कमेंट करेंगे आप नाम लिख लिख के। तीसरा क्लोरीन अगर कोई फंक्शन लगा हो तो क्या करेंगे, जैसे आपका दे देते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो इसका कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको निपटाएंगे फंक्शनल ग्रुप वाले में, जो हम लोग अभी एक टेबल पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप देन प्रीफिक्स देन उसके बाद सफिक्स, तो उसमें पहले क्लोरीन को हम लोग निपटाएंगे। तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, सफिक्स में तो क्लोरो लिख लेंगे, CHLORO क्लोरो, क्लोरो लिख देंगे, CHLORO क्लोरो लिख देंगे। देन उसके बाद नाम देखेंगे कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, तो ईथ लिख देंगे, ETH ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। सो क्लोरो इथेन जो है इसका नाम बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरो इथेन लिखा हुआ है। दूसरा मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा, ब्रोमीन के लिए भी आप कर लेंगे खुद से, सेम क्लोरीन की तरह है, तो डी वाला पूरी तरह से होमवर्क में। अल्कोहल का एक देख लेते हैं, अल्कोहल का ये दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा में सबसे पहले इनका देख लेंगे क्या, देखो अल्कोहल है तो अल्कोहल में अभी हमको पता है कि अल्कोहल का भाई प्रीफिक्स तो कुछ नहीं होता है, सफिक्स होता है, यानी अल्कोहल जो भी अगर अल्कोहल ग्रुप उसमें लगा है तो हम उसको लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में जब हम उसको देखेंगे तो भाई एक बात बताओ, लास्ट में जब हम उसको देखेंगे तो इस अल्कोहल को, इसको तो अब छोड़ी दो, इसको तो लास्ट में देखेंगे, उससे पहले अब इसमें जो लगा है उसको नाम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 है, 4 है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है डबल तो है नहीं, तो एन हो जाएगा, प्रोप एन हो गया, प्रोप एन हो गया, एन, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल का, अल्कोहल है तो अल्कोहल को OL हम लोग लिखते हैं, तो ये OL हो गया, तो बनेगा क्या, प्रोपेनॉल। देखिए ध्यान से पहले सुनिए, PROPAN, उसके बाद ये E अलग रखते हैं अभी, और उसके बाद यहाँ पे ये ओल है, ठीक है। अब ये ई और ओ दोनों वॉयल है तो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ से बन जाएगा प्रोपेनॉल, और यही इसका नेमिंग है प्रोपेनॉल। और उसके बाद आप ये दूसरा वाला पहला वाला खुद से कर लीजिएगा। अल्डिहाइड का भी अब ध्यान से, वही सेम चीज़ है, अब अल्डिहाइड का भी प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, सफिक्स ही होता है, ये देखिए लास्ट में एल लगा है, बाकी आप कार्बन को गिन करके उसका काउंटिंग करके सिंगल बॉन्ड देख के आप उसका नाम लिख देंगे।
उसी तरह से कीटोन का भी प्रीफिक्स नहीं सफिक्स होता है नॉन, तो ये देखिए नॉन लगा है। बाकी कार्बन और सिंगल बॉन्ड देख करके उसका नाम लिख करके आप इसको कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रीफिक्स नहीं सफिक्स होता है, तो ये देखिए नोइक लगा है, नोइक एसिड, नोइक एसिड, इधर देखिए नोइक एसिड लगा है। बाकी कार्बन और सिंगल बॉन्ड देख करके आप उसको यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, इथेन है कि इथीन है कि इथाइन है, उससे करके आप लिख के आप उसका नेमिंग कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको IUPAC का नेमिंग जो है समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ किसी एक यूट्यूबर्स का जो है आप देख लेंगे, पढ़ने वाले टीचर्स का, उनका नेमिंग सिर्फ देख लीजिए, बाकी सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। चलो देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स का अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखूँ तो पहला है कंबशन, द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन complete combustion of carbon compound in air gives carbon dioxide and water। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जब मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूँ तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है, वाटर दे देता है, और हीट के साथ लाइट भी जो है वो हमें दे देता है अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो। जैसे ये अल्कोहल को अगर मैं रिएक्शन करूँ ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें देगा, ऑक्सीजन देगा, वाटर देगा, और हीट और लाइट दोनों दे देगा। अगर मैं कार्बन का जो है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, और हीट और लाइट जो है वो हमें दे देता है। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम, याद रखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ जो है वो जलता है, यानी उस पर हम लोग देखेंगे जलता हुआ तो उसमें ब्लू फ्लेम दिखेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, एयर के सफिशियंट सप्लाई से। जैसे मीथेन, जैसे गैस देखते हैं गैस जलता है तो उसमें ब्लू फ्लेम आता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है उसमें। जैसे मीथेन है, मीथेन को अब जब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर निकलेगा, और हीट और लाइट निकलेगा, और फ्लेम कैसा होगा तो ब्लू फ्लेम होगा। प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का अगर करूँ तो सूटी फ्लेम जो है वो निकलेगा, सूटी फ्लेम यानी फुट फुट करता रहेगा, और काफ़ी जो है फ्लेम जो है वो ब्लैक रंग का वो मतलब कि निकलेगा उसमें का। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा येलो स्मोकी कलर का जो है, यहाँ पे स्मोकी कलर का जो है फ्लेम जो है वो निकलता है, येलो स्मोकी कलर का। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है तो येलो स्मोकी कलर का फ्लेम जो है वो निकालता है, ठीक है। जैसे द गैस किरोसिन स्टोव जो हुआ, यूज एट होम एंड इनेट फ्रॉम एयर सो डैट बर्न टू गिव एन क्लीन ब्लू फ्लेम जो है वो हमें दिखता है, तब समझ जाइए कि वो कैसा है, वो अनसेचुरेटेड नहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कोयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस ए कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विथ ए मेजर पोल्यूटेड। ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, इतना इतना आप जो है वो ना पढ़े, फालतू का दिया है। देन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसे कि यहाँ पे देखिए इथेनॉल दिया है, अल्कोहल इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन एट ए प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन KMnO4 के साथ करते हैं, या फिर आप K2Cr2O7 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देना, तो ये देखिए CH3COOH यानी कि इथेनोइक में बन जाएगा कन्वर्ट, यानी इथेनॉल जो है वो इथेनोइक में कन्वर्ट हो गया। सो इथेनॉल से इथेनोइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, एक ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो इथेनोइक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को ऐड कराने में। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा KMnO4 है और K2Cr2O7 है। सो अल्कलीन KMnO4 जो है वो जो है आपको क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हम लोग KMnO4 का यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोग K2Cr2O7 का जो हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। KMnO4 का नेमिंग क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। और K2Cr2O7 का नेमिंग क्या है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ 1 नंबर में। थर्ड है आपका एडिशनल रिएक्शन किसे कहते हैं, सो एडिशनल ऑफ डाइहाइड्रोजन with unsaturated hydrocarbons in the presence of catalysts such as nickel or platinum
आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे इथेन दिया है, ठीक है, इथेन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब कि दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी। तो वही होता है एडिशन रिएक्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो एडिशन रिएक्शन आप कर देंगे तो अल्केन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो इथीन से इथेन में और ब्यूटीन से ब्यूटेन में कन्वर्ट करना तो आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब ऊपर एक शब्द आया था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो द सबस्टांस दैट काउजेज ए रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड। यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी उसका रेट को चेंज कर देता है ये बिना कोई कंज्यूम किए हुए एनर्जी। तो उस चीज़ को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे निकल, प्लेटिनम, ये सब सारे चीज़ जो है वो आपके कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। तो वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, वेजिटेबल घी जिसको कहते हैं, सॉलिड फैट का मतलब वेजिटेबल घी हो गया, जैसे उसमें कन्वर्ट करने का, यानी वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। यानी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो वेजिटेबल घी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे ये एरो दिया है इस तरह से, ये एरो है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वेजिटेबल घी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो वेजिटेबल फैट्स आर सेचुरेटेड फैट होता है विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, याद रखेंगे। वेजिटेबल फैट्स जो है सेचुरेटेड फैट्स होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ। लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो है वो फैटी जो है आपका होता है, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ करूं विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो इसमें से क्या होगा कि एक क्लोरीन, यानी यहाँ देखिए जैसे ये मीथेन है, ये मीथेन है, मैंने खोल दिया इसको इस तरह से, और ये क्लोरीन है, दो क्लोरीन है यहाँ पे। इनका रिएक्शन में सनलाइट के प्रेजेंस में करता हूँ तो क्या होगा, एक क्लोरीन जो है वो इस H को लेकर के HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन इसके जगह पे आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा क्या, HCH और यहाँ पे ये Cl बन जाएगा, यानी क्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। समझ गए, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, देन सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, जैसे इथेनॉल है, CH3 CH2OH, कॉमनली नोन एज, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसका फिजिकल और प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इथेनॉल का ये कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल, ये मतलब कि इनफ्लेमेबल होता है, यानी ये जलता नहीं है। दूसरा, इट इज मिसिबल विथ वाटर, ये वाटर के साथ मिसिबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन में। तीसरा, इट हैज नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लिटमस पेपर से हम इसको जो है टेस्ट करते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हमें शो होता है। केमिकल प्रॉपर्टी देखें इथेनॉल का, रिएक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ अगर इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथेनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, याद रखेंगे। दूसरा है रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी डाइहाइड्रेशन रिएक्शन, इसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें कि ये इथेनॉल का जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो इथीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इथीन में, और वाटर जो है बाहर निकल जाता है। ये होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें से रिमूव हो वाटर, देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर यहाँ बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से वाटर रिमूव हो, जैसे इथेनॉल में से जो है वाटर रिमूव हो गया, इथीन बन गया, तो वो हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जैसे H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके हम लोग किया अभी ऊपर, ठीक है। यूज क्या है, यूज क्या है, तो एज सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, ठीक है, और एंटी फ्रीज इन
ऑटोमोबाइल्स में एंटी फ्रीज के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। देन इथेनॉल का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में, जिसका कि फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। 5 से 8% जो है इथेनोइक एसिड जो है इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर में 5 से 8% इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, इन वाटर में। सो उसको जिसको कि हम लोग विनेगर कहते हैं, यानी वाटर में इथेनोइक एसिड 5 से 8% डाल देते हैं तो विनेगर के फॉर्म में जो है वो हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है। हेंस ऑफन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में ये ठंड मतलब कि फ्रीज रहता है, पूरा जम जाता है। नेम्ड ग्लेशियल एसिटेट एसिड। इसका नेम जो फ्रीज जो कोल्ड आपका रहता है जो एसिड इथेनोइक एसिड, उसका नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये भी कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल इसका होता है, मिसिबल होता है वाटर के साथ, सेम इथेनॉल के जैसा। ये लेकिन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में जो है वो शो कर देता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एस्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन में जो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो शो करता है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब हम इथेनॉल के साथ करते हैं, किस कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये हमको कन्वर्ट करके दे देता है इथाइल इथेनोएट में। इथाइल इथेनोएट में जो है वो कन्वर्ट करके ये क्या देता है, ये हमें दे देता है, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यही है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और ये जो है काफी स्वीट स्मेल जो है इसमें से आता है, जो ये एस्टर है इथाइल इथेनोएट, इसमें से काफी स्वीट स्मेल आता है, ठीक है। एस्टर आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम बनाने में या फिर फ्लेवरेबल एजेंट कुछ बनाने में जो है वो यूज किया जाता है एस्टर का। दूसरा है सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें वही इथाइल इथेनोएट जो यहाँ बना था स्टेरिफिकेशन से, इसका रिएक्शन जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें दोबारा से यहाँ पे इथेनॉल मिल जाता है, और सोडियम इथेनोट जो है सॉप यानी कि साबुन के फॉर्म में या फिर गाज के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ एस्टेरिफिकेशन का। एस्टेरिफिकेशन करेंगे तो इथाइल इथेनोइड बनेगा। देन उसके बाद इथाइल इथेनोइड का रिएक्शन NOH के साथ करेंगे तो हमें इथेनॉल बन जाएगा यहाँ पे सामने, ठीक है। दूसरा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, कि रिएक्शन करेंगे कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। जैसे पहला देख लेते कार्बोनेट्स के साथ, जैसे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमें सोडियम इथेनोइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो सोडियम इथेनोइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। ये इसका रिएक्शन यूज है विनेगर बनाने में। दूसरा यूज है रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और एस्टर बनाने में, इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं सॉप। सॉप किसको कहते हैं भाई, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का एक लॉन्ग चैन होता है फैटी एसिड का, उसी को हम लोग सॉप कहते हैं। जनरल फार्मूला RCOO प्लस जो है इसका जनरल फार्मूला होता है, याद रखेंगे। डिटर्जेंट में क्या होता है, एमोनिया होता है और सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चैन का, उसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 होल 11 यानी CH3 CH2 का होल 11 और C6H4 फिर SO3Na, ये होता है आपका डिटर्जेंट, ये आपका डिटर्जेंट होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सो वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सॉप, यानी ये एक ऐसा वाटर जो मतलब सॉप जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, गाज भी उसमें नहीं बन पा रहा है रिडली, उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। विच प्रोड्यूस लेदर विथ सॉफ्ट वाटर, और जो सॉफ्ट की तरह यानी गाज जो है वो निकल जाए उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फाइड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट रहते हैं तो जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसका PDF मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर लेंगे। सॉप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, अभी जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ
सेम वही चीज इसमें लिखा हुआ है। सॉप एक बायोडिग्रेडेबल होता है और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बाकी जो भी मैं पढ़ाया हूँ ऊपर वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है, तो द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप दैट द सॉप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सॉप जो है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं हो पाता है वॉशिंग करने के लिए। वहीं पर बिकॉज हार्ड वाटर जो है वो रिएक्ट कर लेता है सॉफ्ट के साथ एंड फॉर्म करता है कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट। एक कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट, काफी गंदा जो है वाइट प्रिसिपिटेट जो है फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग स्कम कहते हैं। सोडियम जो है स्टेरेट, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे सोडियम स्टेरेट का, ये पूछा हुआ एग्जाम में। इसका रिएक्शन जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो कैल्शियम स्टेरेट बनता है, ये भी पूछा हुआ है, और NaCl जो है सॉल्ट बाहर निकल जाता है। हार्ड वाटर जो है सॉप डज नॉट गिव लेद। हार्ड वाटर अभी ऊपर पढ़ा है, हार्ड वाटर जो है वो सॉप जो है वो नहीं बन पाता उसमें हार्ड वाटर में, इसलिए डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं हार्ड वाटर में। चलो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप एंड डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन, क्लीन करने का क्या एक्शन होता है। सो बोथ सॉप एंड डिटर्जेंट कंटेन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिया, एक इसमें बहुत बड़े लॉन्ग चैन होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग हाइड्रोफोबिया या फिर वाटर रिपेल, जो कि वाटर हाइड्रोफोबिया होता है वो, यानी कि वो वाटर से दूर भागता है नेचुरली। एंड एक शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है उसमें, जिसको कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है अपने पास, ठीक है, इन नेचर में। तो क्लीन करने के लिए दो एक्शन होते हैं, एक तो आपका हाइड्रोफोबिया और एक हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में वाटर को रिपेल करता है, बाहर निकलता है, जिससे कि गंदगी बाहर निकल जाती है। हाइड्रोफोबिया जो वाटर को अट्रैक्ट करता है और गंदगी को अंदर से जो है सॉफ्ट करके बाहर की ओर भेज देता है, ठीक है। सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट्स ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स लिंक इटसेल्फ of the oily drop and ionic end orient itself towards the water and forms of spherical structure of micelles। micelles के फॉर्म में spherical structure, ये देखिए spherical structure, ये इस तरह से जो है वो आपका माइसेल्स के फॉर्म में गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। द सॉफ्ट माइसेल्स हेल्प्स इन डिजोल्व द डर्ट, ये देखिए जो सॉफ्ट माइसेल्स है वो डर्ट को, डर्टी चीज को, गंदी चीज को डिजोल्व करने में मदद करता है वाटर के साथ और उसको वॉश कर देता है क्लॉथ में, ठीक है। और ये यहाँ पे फिगर दिया, इस फिगर को याद रखेंगे अपने, फिगर, इस फिगर को अपने जो भी आपको आंसर शीट मिला होगा एग्जाम में, वो यहाँ उस फिगर में इसको आप वहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह से आपका यह पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, यानी हम लोगों ने चारों चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया वन शॉट में। कौन कौन से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है आपका वो हो गया, दूसरा एसिड बेसिड एंड सॉल्ट हो गया, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल हो गया वन शॉट में, और चौथा ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड वन शॉट में हम लोगों ने निपटा डाला, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया हो तो यार दोबारा देख लेना और इसका PDF रट लेना, रट के एग्जाम में तुम जाके बैठ जाना, तुमको यही से क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, तुमको यही से क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलो, तो यार प्यारा प्यारा कमेंट किया करो, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए आपको वीडियो लेक्चर्स तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। तो चलो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।